2014 में जब मोदी जी आए तो पूरे देश में खुशी की लहर थी और मोदी जी ने अपने वादों पर खरे उतरे। देश को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गए जो किसी ने सोची नहीं थी। पूरे विश्व में मोदी जी की ख्याति हो गई और भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन 2014 से ही विपक्ष और विदेशी ताकतें मोदी सरकार को गिराने में पहल करती रही हैं। शाहीन बाग में आंदोलन, किसान आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन और छोटे छोटे आंदोलन जिसने सरकार को हमेशा गिराने की कोशिश की, यही पहल होती रही। इसी बीच 2026 में जंतर मंतर आंदोलन शुरू हुआ और एक बार फिर पूरा विपक्ष और विदेशी टूलकिट मोदी सरकार के पीछे पड़ गई। आज हम सब कुछ विस्तार से देखेंगे कि जंतर मंतर कहां से लिंक था, ऐसे आंदोलन कैसे शुरू होते हैं और इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। आइए देखते हैं। एक तेल का ड्रम जिस पर एक देश के प्रेसिडेंट का चेहरा बना हुआ है, उसके साथ एक डंडा बंधा है और लोग एक सिक्का डालते हैं, डंडा उठाते हैं और प्रेसिडेंट को पीट कर हंस देते हैं। और जब पुलिस पहुंची तो उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो हंसते हुए नागरिकों को गिरफ्तार करे या उस ड्रम को। और पुलिस ने ड्रम को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन ये तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छप गई और पूरी दुनिया हंसी। लेकिन जो लोग सच में समझते थे वो जानते थे कि ये हंसी एक वेपन है, एक केयरफुली डिजाइंड वेपन जो किसी सरकार को बिना एक भी गोली चलाए गिरा सकती है। ये कहीं जंतर मंतर का सीन तो नहीं है, नहीं, ये बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी। और ये साल 2000 की बात है। और अब ये देखिए, ये दिल्ली है, मई 2026। चीफ जस्टिस के एक रिमार्क के सिर्फ 72 घंटे के अंदर एक नई पार्टी खड़ी हो गई, कॉकरोच जनता पार्टी। लोगो तैयार था, स्लोगन तैयार था, मर्चेंडाइज तैयार थी, मीडिया कवरेज तैयार थी और ये सब 72 घंटे में हुआ। यानी जिस दिन चीफ जस्टिस ने वो रिमार्क दिया, उसके 3 दिन के अंदर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ब्रांडिंग थी, मर्चेंडाइज थी और मीडिया कनेक्शन थे, वो तैयार हो गई। या कोई भी पार्टी इतनी जल्दी बन सकती है? क्या ये स्पॉन्टेनियस था या इसके पीछे कोई पुरानी, बहुत पुरानी स्क्रिप्ट थी जो पहले से लिखी हुई थी और बस एग्जीक्यूट होने का इंतजार कर रही थी? 72 घंटे में बनी पार्टी के पीछे असल में 50 साल पुरानी एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट की डॉक्ट्रिन बॉस्टन में लिखी गई थी, इसकी ट्रेनिंग बेलग्रेड में दी जाती है, इसका स्टेज ऑस्लो में सजता है, इसे चलाने का लाइसेंस न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट से मिलता है और इसका चेक एक इंडियन एड्रेस पर डिलीवर हो चुका है। हम ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे, पेज नंबर्स के साथ। तो इस कहानी को शुरू कहां से करें? 1973 से, बॉस्टन के एक प्रोफेसर से जिसकी लिखी हुई किताब आज जंतर मंतर पर लागू की जा रही है। बॉस्टन, अमेरिका। यहां एक स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था जीन शार्प और वो कोई एक्टिविस्ट नहीं थे बल्कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल पर लगाई, बिना गोली चलाए सत्ता कैसे गिराई जाती है। उनका जवाब यह था कि हर हुकूमत कुछ पिलर्स पर टिकी होती है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, कोर्ट्स और सबसे जरूरी लेजिटिमेसी, यानी लोगों का भरोसा। और अगर लोग मानना बंद कर दें तो पिलर्स गिरते हैं और पिलर्स गिरे तो पूरी इमारत गिर जाती है। 1973 में शार्प ने अपनी रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम था 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। और ये लिस्ट कोई जेनेरिक ज्ञान नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है और इसमें लिखा है कि चीजों के नए नाम और नए साइंस बनाओ, ह्यूमरस स्किट्स और प्रैंक्स करो, स्लोगन्स, कैरिकेचर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करो, सत्ता का मजाक उड़ाओ। ये सब नंबर्ड मेथड्स हैं, बिल्कुल किसी रेसिपी बुक के पेजेस की तरह। और जब हम मई 2026 के जंतर मंतर तक पहुंचेंगे तो आप इन नंबर्स को खुद पहचान लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोटेस्ट करना और सत्ता का मजाक उड़ाना तो दुनिया हमेशा से करती आई है, इसके लिए किसी मैनुअल की क्या जरूरत है? और ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि इसीलिए अगला साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1983 में शार्प ने इसी बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूशन खड़ी कर दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन। अब ये सिर्फ एक प्रोफेसर की थ्योरी नहीं रही थी, बल्कि अब ये एक इंस्टीट्यूशन था जिसके पास फंडिंग थी, फेलोज थे और एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम था जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता था। और फिर 1993 में शार्प ने बर्मा के एक्टिविस्ट के लिए एक पतली सी किताब लिखी, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। वो किताब फोटोकॉपी होती हुई बॉर्डर्स पार करने लगी और आज वो 30 से ज्यादा भाषाओं में मौजूद है और दुनिया इसे रेजीम चेंज का यूजर मैनुअल कहती है। और ये बॉस्टन वाला पता अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसी शहर के कैंपस सर्किट में दशकों बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक चेहरा पढ़ने आएगा। उस सवाल पर हम आखिर में वापस आएंगे। सर्बिया, साल 2000। वहां का शासक था स्लोबोदान मिलोसेविच, जिसे दुनिया बुचर ऑफ द बॉल्कन्स कहती थी। और उसके खिलाफ स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट खड़ी हुई जिसका नाम था ओथपुर। और ओथपुर ने रैली नहीं निकाली, ओथपुर ने जोक्स किए, ओथपुर ने सत्ता का मजाक उड़ाया। और वही ड्रम जो आपने शुरू में देखा वो ओथपुर का ही कमाल था और उसका डिजाइन ऐसा था कि सरकार कुछ भी करे, हार उसी की होती है। इस तरीके का नाम है डिलेमा एक्शन।
और बिल्कुल यही डिजाइन आपको मई 2026 के जंतर मंतर के स्टंट्स में दिखेगा। ओधपुर का सिंबल था एक क्लेंच्ड फिस्ट और स्लोगन था कि खत्म हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब रिजीम ने इन लड़कों को गुंडे, नशेड़ी और देशद्रोही कहा तो ओधपुर ने वो गालियां अपनी टी शर्ट्स पर छाप ली और उन्होंने गिरफ्तारी को शर्म नहीं बल्कि बैज ऑफ ऑनर बना दिया, क्योंकि अरेस्ट होना कूल हो गया था। और अक्टूबर 2000 में मिलोसेविच गिर गया। ओधपुर के ट्रेनर्स ने बाद में खुद माना कि उनकी प्लेबुक जीन शार्प की वही फोटोकॉपी की गई किताब थी। और एक सेकंड के लिए सोचिए, रिजीम की दी हुई गाली को अपना नाम बना लेना, क्या यह फॉर्मूला आपको किसी पार्टी के नाम की याद दिलाता है? कॉकरोच शब्द को पकड़ कर रखिए, हम वापस आएंगे। ये एक देश में एक बार हुआ तो कोई पैटर्न नहीं बनता, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ। जॉर्जिया, साल 2003। ओधपुर के वेटरन्स ने वहां के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, मूवमेंट बनी कमारा यानी इनफ, और रिजल्ट था रोज रेवोल्यूशन, जिसमें शेवरनादजे को बाहर का रास्ता दिखाया गया। यूक्रेन, साल 2004। पूरा टेम्पलेट वही रहा, बस इस बार एक रंग को आइडेंटिटी बना दिया गया और रिजल्ट था ऑरेंज रेवोल्यूशन। 3 देश, 4 साल और एक ही स्क्रिप्ट, एक ही प्लेबुक, एक ही मैनुअल। फिर 2003 और 2004 में ओधपुर के 2 वेटरन्स ने इस काम को बकायदा बिजनेस बना दिया। सिर्जा पोपोविच और टेलीकॉम बिजनेसमैन स्लोबोदन जीनोविच ने बेलग्रेड में एक कंपनी खोली, कैनवस यानी सेंटर फॉर अप्लाइड नॉन वायलेंट एक्शन एंड स्ट्रेटजीज। पोपोविच इसका चेहरा और ट्रेनर है, डिनोविच इसका फाउंडर है और आज भी कैनवस के खर्चे का बड़ा हिस्सा खुद उठाता है। अब रेवोल्यूशन एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुका था, वर्कशॉप और करिकुलम के साथ। कैनवस अपनी वेबसाइट पर खुद लिखता है कि उसने 50 से ज्यादा देशों के एक्टिविस्ट्स के साथ काम किया है। और इन 3 मूव्स को अपने दिमाग में रख लीजिए, गाली का बैज, डिलेमा एक्शन और एक सिंबल। मई 2026 के जंतर मंतर पर आपको ये तीनों एक साथ दिखेंगे। साल 2005 में न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूशन बनी, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी HRF। और HRF हर साल एक बड़ा इवेंट कराता है जिसका नाम है ओस्लो फ्रीडम फोरम। और उस स्टेज पर हर साल एक फ्रीडम फेलोशिप लॉन्च होती है जिसे चलाता है वही सिर्जा पोपोविच और उसकी कैनवस। यानी HRF और कैनवस एक ही इकोसिस्टम के 2 हिस्से हैं। तो अब इस इमारत की 3 मंजिलें तैयार हो चुकी हैं। बॉस्टन में डॉक्ट्रिन, बेलग्रेड में ट्रेनिंग और ओस्लो और न्यूयॉर्क में स्टेज। और अब इस असेंबली लाइन का सबसे डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट देखिए, इजिप्ट। 2009 में इजिप्ट के अप्रैल 6 यूथ मूवमेंट का एक लीडर मोहम्मद अदेल बेलग्रेड गया और वहां कैनवस की बकायदा ट्रेनिंग ली और वापस आकर अप्रैल 6 ने अपना लोगो वही ओट पोर वाली क्लेंच्ड फिस्ट रख ली, एग्जैक्टली एज इट इज। 2011 में तहरीर स्क्वायर हुआ और मुबारक चला गया। और ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की 2011 की रिपोर्ट है जिसका नाम है रेवोल्यूशन यू। और यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी। तो फिर इसमें सीक्रेट क्या रहा? अगर ये सब कुछ छपा हुआ है तो कॉन्स्पिरेसी कहां हुई? यही तो असली बात है, कोई कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं, सब कुछ लीगल है और सब कुछ पब्लिश्ड है। पोपोविच ने तो 2015 में एक किताब भी लिख दी, ब्लूप्रिंट फॉर रेवोल्यूशन, जिसमें वो इन टैक्टिक्स को सेलिब्रेट करता है। मेथड का भी सीक्रेट नहीं होता, सीक्रेट सिर्फ ये होता है कि अगला कस्टमर कौन होगा। अब इस टाइमलाइन पर इंडिया की एंट्री होती है और वो भी 3 धागों के साथ। पहला धागा, साल 2013 में रैनबैक्सी केस में एक विसल ब्लोअर को हिस्टोरिक सेटलमेंट मिलता है। उस विसल ब्लोअर का नाम है दिनेश ठाकुर। उन्हें करोड़ों का पे आउट मिलता है और इसी पैसे से आगे चलकर एक फाउंडेशन बनेगा। ये नाम अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में यही नाम कॉकरोच जनता पार्टी के एक कन्वीनर तक सीधा पहुंचेगा। दूसरा धागा, साल 2015 में इंडिया में अवार्ड वापसी का दौर शुरू होता है और साहित्य अकादमी के सम्मान लौटाए जाने लगते हैं। जीन शार्प की लिस्ट खोलिए तो उसमें सम्मान लौटाना भी एक नंबर्ड मेथड है। हम ये नहीं कह रहे कि 2015 की अवार्ड वापसी कैनवस ने करवाई थी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस प्लेबुक के अलग अलग मूव्स इंडिया में पहले भी फील्ड टेस्ट हो चुके हैं। यानी जो फॉर्मेट 2026 में जंतर मंतर पर चलेगा वो यहां पहले से प्री इंस्टॉल्ड था। तीसरा धागा सबसे ठोस है, जनवरी 2016 गोवा, पहला LSC इंडिया समिट। वहां एक रिकॉर्डेड डायलॉग होता है जो मार्च 2016 में LSC साउथ एशिया ब्लॉग पर पब्लिश होता है। एक तरफ है सिर्जा पोपोविच, यानी वही कैनवस के को फाउंडर जिसने सर्बिया में मिलोसेविच गिराया, जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन कराई और इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर का ब्लूप्रिंट दिया। और दूसरी तरफ है योगेंद्र यादव। विषय था नॉन वायलेंट मास मूवमेंट्स बनाने की प्रैक्टिकलिटीज। यादव अपने CSDS और पोस्ट AAP अनुभव से एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट ढूंढने की बात करते हैं और पोपोविच समझाते हैं कि मूवमेंट का फॉर्म बदला जा सकता है, बस वैल्यूज वही रहनी चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यादव लॉफ्टिविज्म और डिलेमा एक्शन के इस्तेमाल के पक्ष में भी बोलते हैं। 2016 में भारत के एक सीनियर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के सामने ये पूरी वोकैबुलरी रख दी गई थी, लॉफ्टिज्म, डिलेमा एक्शंस, सूटेबल इंस्ट्रूमेंट। और 2026 में जंतर मंतर पर क्या दिखा? वही वोकैबुलरी, इस बार एक्शन में। डायलॉग एक डॉक्यूमेंट है, उसके आगे जो भी है वो एक सवाल है, और हम उसे सवाल ही रहने देंगे। अब इस इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल देखते हैं, पैसा। और यहां 3 नाम आते हैं और तीनों के एविडेंस का वजन अलग अलग है, इसलिए हम तीनों को अलग तरह से पेश करेंगे। पहला नाम है जॉर्ज सोरोस। दावोस जनवरी 2020 में सोरोस ने नेशनलिस्ट सरकारों से लड़ने के लिए $1 बिलियन का ऐलान किया और अपनी चिंता में मोदी का नाम भी लिया। ये उनकी अपनी पब्लिश्ड स्पीच में दर्ज है। और फिर फरवरी 2023 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर खड़े होकर सोरोस कहते हैं कि मोदी इज नो डेमोक्रेट, कि अदानी एपिसोड से सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है और इसमें उन्हें डेमोक्रेटिक रिवाइवल का मौका दिखता है। एक विदेशी अरबपति एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के कमजोर होने की कामना कर रहा है और उसे डेमोक्रेसी की भाषा में कह रहा है। हमें इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद सब बता दिया। दूसरा नाम है ओमिडार नेटवर्क। ईबे के फाउंडर पियरे ओमिडार का नेटवर्क, जिसने एक दशक में इंडियन डिजिटल मीडिया और सिविक टेक इकोसिस्टम में भारी निवेश किया और 2024 की शुरुआत में इंडिया से एग्जिट का ऐलान कर दिया, ठीक उस दौरान जब FCRA का शिकंजा कसा जा रहा था। यहां म्यूनिक जैसी कोई क्लिप मौजूद नहीं है, इसलिए हम उतना ही कहेंगे जितना रिकॉर्ड कहता है। तीसरा नाम वही है जो इस पूरी कहानी के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ता है, दिनेश ठाकुर। रेनबैक्सी सेटलमेंट के पैसे से बना ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। अमेरिका में हर फाउंडेशन का हर ग्रांट IRS के सामने फाइल होता है फॉर्म 990 PF में, और वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है। हमने वो फाइलिंग्स निकाल ली। 4 साल 2019 से 2022 तक 237 ग्रांट्स, लगभग $2 मिलियन और 162 रेसिपिएंट्स, जिनमें जर्नलिस्ट्स, RTI प्रैक्टिशनर्स और लीगल रिसर्चर्स शामिल हैं। सोरोस अगर आर्टिलरी है तो ये स्नाइपर है। बड़े अमाउंट नहीं है, लेकिन नामजाद लोगों को नामजाद काम के लिए दिए गए प्रिसाइज चेक्स हैं। और अब वो एक एंट्री देखिए जो इस पूरी वीडियो के 2 हिस्सों को जोड़ती है। सौरभ दास, RTI एक्टिविस्ट जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं और जो आज कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर हैं। हम ये भी साफ कर दें कि हमने इस नाम के हर कथित कनेक्शन की जांच की है और जो लिंकेजेस साबित नहीं हुए उन्हें हमने अपनी फाइल से निकाल दिया है, क्योंकि हम सिर्फ वही कहते हैं जो रिकॉर्ड कहता है। जिस आदमी के हाथ में आज उस नई पार्टी का झंडा है, उस तक या उस इंस्टीट्यूशन तक जिससे वो जुड़े थे, एक विदेशी फाउंडेशन का चेक पार्टी बनने से पहले ही पहुंच चुका था। तो अब सर्कल पूरा हो गया है। डॉक्ट्रीन बॉस्टन से आई, ट्रेनिंग का मेथड बेलग्रेड से आया, स्टेज ओस्लो में सजा, लेबल न्यूयॉर्क से लगा और चेक की डिलीवरी एक इंडियन एड्रेस पर हुई। हर मंजिल लीगल है और हर मंजिल पब्लिश्ड है, लेकिन इमारत एक ही है और इस इमारत की लिफ्ट सीधी जंतर मंतर में खुलती है। और वो लेबल कैसे लगा ये भी समझना जरूरी है। फरवरी 2026 में HRF ने अपना फ्लैगशिप रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टिरनी ट्रैकर, और इस ट्रैकर में इंडिया को क्लासिफाई किया गया हाइब्रिड अथॉरिटेरियन रेजिम के रूप में, किस ब्रैकेट में? पाकिस्तान के साथ। ये रिपोर्ट नहीं है, ये ऑथराइजेशन है। इस इकोसिस्टम के अपने लॉजिक में यही क्लासिफिकेशन वो स्विच है जो डिक्टेटरशिप के टूल किट को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के खिलाफ जायज बना देती है। जब तक इंडिया डेमोक्रेसी है तब तक ये सब कुछ डेमोक्रेसी पर हमला कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इंडिया अथॉरिटेरियन डिक्लेयर हो गया, वही सब कुछ डेमोक्रेसी डिफेंस बन जाता है। पहले लेबल लगता है, फिर लाइसेंस मिलता है, और लेबल लगाने वाला कौन है? वही HRF जिसके स्टेज पर कैनवस की फेलोशिप चलती है, यानी क्लासिफायर और ट्रेनर एक ही इमारत में रहते हैं। और फरवरी 2026 में इंडिया को अथॉरिटेरियन का लेबल मिला और मई 2026 में सिर्फ 3 महीने बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई। मिलोशेविच के खिलाफ इस टूल किट के पास एक मॉरल एलिबाई थी, वहां बैलेट बॉक्स था ही नहीं। लेकिन इंडिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा बैलेट बॉक्स है, 3 बार करोड़ों वोट्स और एक ही वर्डिक्ट। जनता ने चुना है और हर बार उसी को चुना है। तो यहां ये मशीन किसी मिसिंग इलेक्शन की भरपाई नहीं कर रही, बल्कि ये एक हो चुके इलेक्शन को ओवरराइड करने की कोशिश है। इनकी भाषा में इसे कहते हैं डेमोक्रेसी डिफेंस। इसका असली तर्जुमा है डेमोक्रेसी को वोटर्स से बचाना। और यही इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। गांधी जी ने सत्याग्रह को एक व्रत बनाया था। एक देश के लोग अपनी जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ते थे और उसकी कीमत खुद चुकाते थे। उनके यहां मेथड और एथिक्स एक ही चीज थी, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन शार्प ने खुद लिखा कि नॉन वायलेंस इसलिए नहीं चलती कि वो मॉरली सुपीरियर है,
बल्कि इसलिए चलती है कि वो स्ट्रेटेजिकली इफेक्टिव है। ये एक लाइन सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसी एक लाइन ने सत्याग्रह को धर्म से टेक्नोलॉजी बना दिया। और टेक्नोलॉजी की अपनी कोई नियत नहीं होती, इसलिए हम गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम गांधी के प्लेजरिस्ट्स के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने उनके मेथड को उनकी एथिक्स से अलग करके एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया। अब इस पूरी कहानी के आखिर में एक शर्त, अगर ये सब कोई कोइंसिडेंस है तो आगे कुछ भी मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर ये वही मैनुअल है तो अगले 6 महीने में आप जंतर मंतर पर ये 5 मूव्स जरूर देखेंगे। पहला, मॉक अवार्ड्स, यानी जजेस या ऑफिसर्स को दिए गए व्यंग्य भरे सम्मान जो कैमरा पर वायरल हों। दूसरा, डेमोक्रेसी की मौत का जुलूस, कॉफिन के साथ, सिंबॉलिज्म के साथ। तीसरा, एक पहना या उठाया जा सकने वाला कॉकरोच सिंबल, पिन या मास्क की शक्ल में हर जगह, जो इस मूवमेंट की विजुअल आइडेंटिटी बन जाए। चौथा, पुलिस से दोस्ती के स्टेज्ड मूवमेंट्स, फूल और पानी की बोतलें कैमरा के सामने, ताकि ये नैरेटिव बने कि लोअर रैंक्स उनके साथ हैं और अपर कमांड रिजीम की कठपुतली है। और पांचवा, कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन जैसे पीपल्स कोर्ट या शैडो कमीशन जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी को चैलेंज करे। और एक बात, चौथा वाला मूव तो शुरू भी हो चुका है, क्योंकि जीन शार्प की लिस्ट में लिखा है, कांस्टेबल को अपना बनाओ और कमांड को अकेला करो। इसी को पिलर इरोजन कहते हैं, और ये भाषा पहले से जंतर मंतर के लीडर्स के बयानों में सुनाई दे रही है। हमने ये एनवेलप आज की डेट के साथ सील कर दिया है और 6 महीने बाद इसी डेस्क पर इसे खोलेंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, जब भी जंतर मंतर से कोई नई क्लिप आए, जीन शार्प की लिस्ट खोलिए और उसका पेज नंबर ढूंढिए। पैटर्न क्लियर है, सवाल सिर्फ एक बचा है, ये किताब इन्हें पढ़ाई किसने?